हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यू फॉर ईपीएफओ एग्जाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के लिए। 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ प्लेस थ्रू विच डाटा कैन एंटर और लीव अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो वो प्लेस कंप्यूटर का जहाँ से डाटा एंटर होता है और वहीं से डाटा लीव भी होता है, उस प्लेस का क्या नाम है? ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी डॉक, ऑप्शन सी माउस या ऑप्शन डी पोर्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हुआ ये। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पोर्ट। तो पोर्ट वो प्लेस है जहाँ पे क्या होता है, किसी भी डाटा का एंट्री होता है और वहीं से डाटा क्या होता है, लीव भी करता है। ठीक है, तो पोर्ट इज, एक बात आपको याद रखनी है कि वो पोर्ट एक वर्चुअल पॉइंट है। ठीक है, तो पोर्ट एक वर्चुअल पॉइंट है जहाँ से नेटवर्क कनेक्शन स्टार्ट एंड एंड होता है और ये मैनेज किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। और हर एक पोर्ट को एक स्पेसिफिक सर्विस एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, हर एक पोर्ट एक स्पेसिफिक सर्विस ही आपको परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनएस इज अ नेटवर्किंग टर्म दैट रेफर्स टू। तो यहाँ पे सिंपली डीएनएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। डीएनएस का फुल फॉर्म, ऑप्शन ए है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डिजिटल नेटवर्क सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्क नंबरिंग सिस्टम या ऑप्शन डी डाटा नंबर सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग फीचर ऑफ। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं उनमें कौन सा एक फीचर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है? ऑप्शन ए सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स का मिक्सचर होता है, या मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, या एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, या सुपर एंड मिनी कंप्यूटर। तो हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन सा एक फीचर यहाँ पे मेंशन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों के फीचर उनमें होते हैं, दोनों ही टास्क हाइब्रिड कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो करते क्या है, जनरली ये आपके लॉजिकल और न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और एनालॉग क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया वो दोनों ही करेंगे, एनालॉग परफॉर्मेंस भी करेंगे और डिजिटल कंप्यूटर वाला परफॉर्मेंस भी यहाँ पे देंगे आपको। ठीक है, जो पहला हाइब्रिड कंप्यूटर था उसको याद रखना है, हाईकॉम्प 250 था। ठीक है, हाईकॉम्प 250 था पहला हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कि कह रहा है यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या कहते हैं? टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम या डिले टाइम। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने अगर यहाँ पे बेसिक सी कोई भी प्रोग्रामिंग किया होगा स्कूल में भी, उसे पता होगा कि इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। होता है क्या है, जब आप इनपुट देते हो सिस्टम में, ठीक है, और तो आउटपुट जब आता है उसके बीच में जो आप फंक्शन परफॉर्म होता है ना, उसके बीच में जो टाइम लगता है आउटपुट आने में, उसी टाइम को यहाँ पे बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स एन आईपी एड्रेस कंटेन। हाउ मेनी बिट्स एन आईपी एड्रेस कंटेन? 64 बिट्स, 32 बिट्स, 111 बिट्स या 256 बिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो कह रहा है यहाँ पे आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 32 बिट्स। तो 32 बिट्स का होता है आपका एक आईपी एड्रेस। ठीक है, 32 बिट्स कह सकते हैं, या अगर आपके एग्जाम यहाँ पे 4 बाइट लिखा आता तो 4 बाइट भी इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 4 बाइट में 4 8 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है उसे क्या कहते हैं? कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज या स्टाइल शीट लैंग्वेज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते हैं जिन्हें कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। अब मशीन लैंग्वेज क्या कौन से होते हैं? तो जो 0 और 1 के लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम कोडिंग करते हैं जब हम, तो हम
तो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, ABC न्यूमेरिकल वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन वो चीज़ क्या होता है आपका कंप्यूटर समझ नहीं पाता है, तो उसे जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, 0 और 1 2 की लैंग्वेज में। तो अगर 0 और 1 2 की लैंग्वेज में ही अगर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो क्या होगा, उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा आपका CPU। 7 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स डिजाइंड एंड असेंबल्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग इन पुणे। तो जो सीडेक है आपका, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बॉडी है आपके कंप्यूटर के फील्ड में। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सीडेक ने सुपर कंप्यूटर बनाया है वो कौन सी सीरीज़ का, क्या नाम है उनका, परम, शक्ति, टाइटन या विज्ञान। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सबको इसका आंसर पता होगा। जो इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर का जो सीरीज़ है उसका नाम है परम, ठीक है, परम। देखिए इसका शुरुआत कैसे हुआ था, उस टाइम राजीव गांधी जी थे, जब वो विजिट पे गए थे USA की, तो उन्होंने वहाँ के जो तब के जो प्रेसिडेंट थे उनको बोला था कि हमें आपका ये जो सुपर कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी है वो आप हमें दे दीजिए। तो जिस तरीके से जब रॉकेट साइंस का जो टेक्नोलॉजी था वो भी देने से मना किया था USA ने, सिमिलरली सुपर कंप्यूटर का सिस्टम जो टेक्नोलॉजी भी USA ने देने से मना कर दिया। तब जब राजीव गांधी वापस इंडिया आए और उनकी एक मीटिंग थी जब वो संबोधित कर रहे थे साइंटिस्ट को, ठीक है, उस टाइम उन्होंने बोलते बोलते वो रोने लग गए थे कि मेरा सपना अधूरा रह गया कि मैं इंडिया में सुपर कंप्यूटर नहीं लेके आ सकता, ठीक है, नहीं लेके आ पाया अभी तक। तो बाद में वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि बिलीव ऑन आवर सेल्फ, ठीक है, आप हम पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, जो आप USA से मांगने गए थे वह उसका फंड आप हमें दीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे। और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने, ठीक है, इंडियन इंजीनियर्स वगैरह ने मिल के परम सीरीज स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो पहला जो परम ही था जो आपका सुपर कंप्यूटर था इंडिया में, ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द यूजर्स प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो मीडिएटर का काम करता है वो क्या कहते हैं उसे। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ब्राउजर, ऑप्शन सी कंपाइलर या ऑप्शन डी एडिटर। तो बहुत ही आसान है, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन ही होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, देखिए जो आप अभी फ़ोन में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, जो आपको दिखता है ना वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखता है, और आप हो गए यूज़र और आपका कंप्यूटर हो गया हार्डवेयर। तो इसके बीच में आप जो कनेक्ट कर पा रहे हो, आप जो टाइप कर पा रहे हो, जो भी चीज़ कर पा रहे हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही कर पा रहे हो, ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा इसका आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड। तो जो प्रोग्राम रोम में स्टोर होता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी फ्रीवेयर, ऑप्शन सी फर्मवेयर या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फर्मवेयर। तो जो प्रोग्राम आपके रोम में स्टोर होते हैं उसे फर्मवेयर कहा जाता है। इवन रोम में नहीं, जो प्रोग्राम आपके नन वोलाटाइल मेमोरी में स्टोर होते हैं, अब नन वोलाटाइल में आपका रोम भी आ जाता है, आपका फ्लैश मेमोरी भी आ जाता है, आपका EPROM भी आ जाता है, ठीक है। तो जो भी नन वोलाटाइल मेमोरी में आपका जो स्टोर होगा प्रोग्राम उसे हम फर्मवेयर कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि टफ है, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। आपने हमेशा अपने फ़ोन में रिबूट किया है, ठीक है, रिबूट मतलब रीस्टार्ट करते हैं आप अपने फ़ोन को, बूट मतलब होता है स्विच ऑफ ऑन करना, ठीक है। तो जब भी आप बूट करते हो अपने फ़ोन को या सिस्टम को, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, बूट किस चीज़ के बिना नहीं हो सकता है, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जो बूट है वो प्रोसेस ही है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने का, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना है, जैसे आप फ़ोन बूट करते हो तो क्या होता है कि जो प्रोसेस है, जो बूट का प्रोसेस होता है वो क्या करता है, आपके सामने आपका एंड्रॉयड फ़ोन में खोल देता है, ओपन कर देता है, ठीक है, आपका विंडो लैपटॉप में एक्टिव करता है। तो ये बूट एक प्रोसेस है स्टार्ट करने का ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर आइडेंटिफाइड बाय द कंपाइलर। Which of the following errors are identified by the compiler? Option A
लॉजिकल एरर, ऑप्शन बी हार्डवेयर एरर, ऑप्शन सी लैंग्वेज एरर, या ऑप्शन डी इमेज एरर। तो जब भी आप कोडिंग करते हो या कोई प्रोग्राम लिखते हो कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसको आप कंपाइल करते हो, तो कंपाइल क्या करता है, आपके सामने एरर लिख आता है कि आपने कंपाइलिंग में आपने लिखते टाइम कुछ गलतियां की है, या तो सेंटेंस ऐसे नहीं होगा, या तो ये आपका फंक्शन ऐसे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कंपाइलर कौन सा एरर आपके सामने रखता है, ठीक है, लॉजिकल, हार्डवेयर, लैंग्वेज या इमेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए लॉजिकल एरर। तो आपके अगर कोडिंग में, आपके अगर प्रोग्रामिंग में कहीं पे लॉजिकल एरर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने प्लस की जगह कहीं माइनस लिख दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका आंसर 4 आएगा, लेकिन 4 नहीं आएगा, वो माइनस में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे वो लॉजिकल एरर को करता है। इसके अलावा जो कॉमन एरर वो निकालता है सिंटैक्स एरर। कहीं आपने लिखने में ही गलती कर दी, ठीक है, आपने कोमा भी नहीं लगाया, उसका एरर भी आपको दिखा देगा। आपने अगर फुल स्टॉप भी नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया, तो कोई भी सिंटैक्स एरर जो होगा वो आपको कंपाइलर निकाल के दे देता है, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में लॉजिकल एरर है तो आप उसे टिक करोगे, कहीं आपके ऑप्शन में सिंटैक्स एरर है तो आप सिंटैक्स एरर को टिक करके आओगे कि सिंटैक्स एरर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash test the computer memory arithmetic logic unit and input and output device how to respond to a program instruction। क्या बताता है कि कोई आपका जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, स्टोरेज यूनिट, इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या लॉजिक यूनिट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आपका रिस्पॉन्ड करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कंट्रोल यूनिट पार्ट है आपके सीपीयू का। सीपीयू के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट, एक होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होता है आपका मेन स्टोरेज, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट है, इसमें कंट्रोल यूनिट का काम होता है आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को रिस्पॉन्ड करना। 13 नंबर क्वेश्चन है, द यूएसबी इज अ कॉमन इंटरफेस that enable communication between devices and host controller such as personal computer। तो S in USB stand for, तो जो आपका USB होता है, ठीक है, जिसके जो आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो, तो जो USB होता है उस USB का जो फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे, और फुल फॉर्म में S क्या स्टैंड करता है। ऑप्शन ए सिंपल, ऑप्शन बी सीरीज, ऑप्शन सी सीरियल या ऑप्शन डी स्टोर्ड, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सीरियल। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो कम से कम आपको फुल फॉर्म से पूछे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आप कम से कम 30-40 फुल फॉर्म आप ज़रूर पढ़ लो, याद कर लो, रट लो, ताकि आपको चांसेस हो कि आप उस क्वेश्चन को गलत ना करके आओ। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज वर यूज्ड बाय थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज वर यूज्ड बाय थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 5 जनरेशन है और 5 जनरेशन में कुछ ना कुछ अलग चीज़ यूज़ किया गया। किसी में ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया, किसी में आईसी, किसी में वैक्यूम ट्यूब। तो आपको बताना है कि थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ किया गया, ठीक है। इसके बारे में आप और डिटेल से ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आपको ही करना है कमेंट बॉक्स में। 15 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट। अब ये मैं आपको अभी याद करा दूंगा, बहुत ही आसान है। फादर ऑफ इंटरनेट पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है अडोल्फ गैरीफील्ड, ऑप्शन बी है टिम बेनर्स-ली, ऑप्शन सी एडर टिफ, ऑप्शन डी विंडसॉफ। तो देखिए इंटरनेट पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे हम लोग सर्फिंग करते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे हम लोग सर्फिंग करते हैं। तो इसमें देखिए कहाँ इसका आंसर मिल रहा है आपको, ऑप्शन डी में, विंडसर्फ में, ठीक है। तो विंडसर्फ फादर ऑफ इंटरनेट है, क्योंकि हम इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं। तो आपको इसका आंसर ऐसे याद हो जाएगा। इसके अलावा टिम बेनर्स-ली जो है ये फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। WWW के ये फादर है, इन्होंने इन्वेंशन किया था WWW का, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। इसके आंसर मैंने PDF में डाल दिए हैं। आप कल जब आपको ये PDF मिलेगी तब आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, अटेम्प्ट कर लेना है, ताकि आपको दोबारा रिवाइज हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे,
तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपका स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू।